Good afternoon everyone and welcome back to another lecture of strength of materials। और इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर नोन एज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि रिसेंट टाइम में इससे काफी सवाल आ रहे हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। और काफी मजेदार चैप्टर भी है, काफी मजा आएगा आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप लोगों ने खाना वाना सब खा लिया होगा, आराम कर लिया होगा, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। ओके, तो इस लेक्चर में हम स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस की डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद हम डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैकॉलेज मेथड देखेंगे। ओके, तो तैयार है सब लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के लिए? चलो, तो बेटा जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि बीम्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स। अभी तक हम सिर्फ डिटर्मिनेट बीम्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन इस चैप्टर में हम इनडिटर्मिनेट बीम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करना सीख लें, उसके बाद हम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स भी पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस की डेफिनेशन से कि स्लोप और डिफ्लेक्शन होता क्या है। ओके, तो यहां एक एग्जाम्पल के लिए मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर किया है, ठीक है, जिसमें बीच में एक पॉइंट पे इस तरीके का लोड लग रहा है। ओके, इस लोड की वजह से ये जो बीम है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और डिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से बेंड होगी, राइट। बेंड होने के बाद आपको ये जो डायग्राम मिल रहा है ना, ये जो कर्व मिल रहा है, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कर्व। व्हाट इज दिस नोन? ये जो कर्व आपको मिल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इलास्टिक कर्व। हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए इस कर्व का नाम हमने क्या रखा है? इलास्टिक कर्व। ओके, अब ध्यान से देखना। बेंड होने के बाद आपको इलास्टिक कर्व जो मिल रहा है, इस इलास्टिक कर्व पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचूं, जैसे मान लीजिए मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट खींचता हूं, ठीक है, मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट खींचता हूं, लेट्स से दिस इज व्हाट, दिस इज द टेंजेंट एट ए। क्या है ये ए पॉइंट पे, इलास्टिक कर्व पे ए पॉइंट पे टेंजेंट है। तो ये जो टेंजेंट है, ये ए से जो एंगल बना रहा है, ये ए से जो एंगल बना रहा है, इससे जो एंगल एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, इसको हम बोलेंगे ए का स्लोप। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बी पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं, अगर मैं बी पॉइंट पे कर्व के ऊपर एक टेंजेंट खींचूं, तो ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, इसी को हम बोलेंगे बी का स्लोप। तो स्लोप का मतलब क्लियर है? जैसे अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं, तो एक ऐसा टेंजेंट मिलेगा, तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा? 0 एंगल होगा। तो हम बोलेंगे इस पॉइंट का स्लोप कितना है? 0 है। क्लियर है? क्लियर है क्या? यस। तो स्लोप की डेफिनेशन सबको क्लियर है? अगर आपको किसी भी पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींचो, किसके ऊपर? इलास्टिक कर्व के ऊपर।
उस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल आ रहा है दैट इज नोन एज द स्लोप। अब अगर मान लीजिए ये सी पॉइंट पहले यहां पर था और अब ये सी पॉइंट यहां पर आ चुका है, दिस इज द सी डैश, तो आपको ये जो डिस्टेंस मिल रहा है इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी नोन एज द डिफ्लेक्शन ऑफ सी, वर्टिकल डेविएशन या डिफ्लेक्शन ऑफ सी। तो स्लोप क्या होता है और डिफ्लेक्शन क्या होता है? क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? स्लोप क्या है और डिफ्लेक्शन क्या है? क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में अलग अलग बीम्स में अलग अलग लोडिंग कंडीशंस में स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस की इक्वेशन फाइंड आउट करना। हम ये स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल क्यों रहे हैं? इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि अगर हमें स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स को सॉल्व करना है तो हमारे पास इनकी इक्वेशंस होना जरूरी है, तभी हम इन बीम्स के रिएक्शंस कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब स्लोप्स और डिफ्लेक्शंस निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। उन सारे मेथड्स में से हम कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैकॉलेज मेथड। दोनों को मैंने एक कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। बाकी अगर आप देखोगे तो डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकॉलेज मेथड लगभग एक जैसे हैं। इसके बाद आता है मोमेंट एरिया मेथड, फिर आता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड या कास्टिग्लियानोस थ्योरम, और फिर सुपरपोजिशन मेथड। इनमें से ये वाला जो मेथड है स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ये हम लोग एनर्जी मेथड्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, उसके बाद मैं आप लोगों को कास्टिग्लियानोस थ्योरम लगा के स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस फाइंड आउट करना सिखाऊंगा यूजिंग स्ट्रेन एनर्जी। तो ये जो मेथड है ये हम लोग एनर्जी मेथड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी के जो मेथड्स है डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकॉलेज मेथड, मोमेंट एरिया मेथड एंड सुपरपोजिशन मेथड, ये मेथड्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में। ओके, अब आप बोलोगे सर इनमें से सबसे अच्छा मेथड, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? तो देखो, आपको एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे ना, मोस्टली वो सारे न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट फॉर्मूले से बनते हैं, जिसको हम सुपरपोजिशन मेथड में पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि सीधे फॉर्मूलों से हम कैसे स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के मेथड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में इनके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको बना के दे सकते हैं, तो आपको सारे मेथड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन को हर मेथड से बना बना के देखो, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सब मेथड्स के पढ़ने हैं। बाकी 90% क्वेश्चंस हम लोग सुपरपोजिशन मेथड से ही बनाएंगे, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ही बनाएंगे। क्या ये बात मेरी क्लियर है सबको? मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हम बनाएंगे वो सुपरपोजिशन मेथड से बनाएंगे, बट हमें बाकी के मेथड्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैकॉलेज मेथड से, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, बस छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो शैल वी स्टार्ट विथ डबल इंटीग्रेशन मेथड। चलिए डबल इंटीग्रेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक बीम है, ठीक है। इस बीम को हम प्योर बेंडिंग में बेंड कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। एम मोमेंट लगा के हम इसको बेंड कर रहे हैं। ओके, तो बेंड होने के बाद
it is going to become like this. Yes, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस बीम पे, इस इलास्टिक कर्व पे एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करता हूं, एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन कंसीडर करता हूं, ठीक है। अगर ये सेक्शन बहुत ही छोटा है तो क्या मैं मान सकता हूं कि ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन है? अगर आप किसी कर्व का बहुत छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करोगे तो क्या ये लगभग स्ट्रेट लाइन होगा? लगभग स्ट्रेट लाइन, ऐसे ये कर्व है, बट अगर मैं इसका एक बहुत छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर रहा हूं, देन कैन आई से इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। लेट्स कंसिडर द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन टू बी dx। इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ में कितनी ले रहा हूं? dx, ठीक है। मान लीजिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, दिस एंगल इज d थीटा एंड दिस डिस्टेंस इज r। व्हाट इज r बेटा? व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। r क्या है? व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं dx को r d थीटा लिख सकता हूं क्या? मैं dx को r d थीटा लिख सकता हूं क्या? यस। नाउ कैन आई राइट इट लाइक दिस? d थीटा बाय dx इज इक्वल टू r। ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी नॉट r, 1 बाय r, दिस विल बी 1 बाय r, ठीक है। अब ये जो थीटा है ये स्लोप होता है, तो मैं स्लोप को dy बाई dx लिख सकता हूं क्या? कैन आई राइट थीटा इक्वल टू dy बाई dx? लिख सकता हूं मैं। और 1 बाय r को मैं यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी से m बाय ei लिख सकता हूं क्या? m बाय i इक्वल्स टू e बाय r होता है ना, तो वहां से 1 बाय r को मैं m बाय ei लिख सकता हूं। ये दोनों रिलेशन आपको क्लियर है ना? थीटा इज द स्लोप, तो उसको मैं dy बाई dx लिख रहा हूं, और 1 बाय r को मैं m बाय ei लिख रहा हूं, क्योंकि m बाय i इक्वल्स टू e बाय r। ये इक्वेशन हम लोगों ने यूलर बर्नौली बीम थ्योरी में निकाली थी। तो क्या ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, अगर मैं थीटा को dy बाई dx लिख दूं, तो क्या ये d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर बन जाएगा? क्या ये d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर बन जाएगा? और ये m बाई ei बन जाएगा? अरे हां या ना, कुछ तो बोल दो यार। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब ध्यान देना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ei को अगर मैं लेफ्ट साइड ले आऊं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ei d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू m। नाउ दिस इज द इक्वेशन which we are going to use to find slope and deflection। इस इक्वेशन में ei क्या है? What is ei? ei is the flexural rigidity and what is m? m is the bending moment।
ठीक है। नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, I am going to get this EI dy by dx equals to integration of m plus C1, where C1 is what? It is constant of integration. ये C1 क्या है? ये constant of integration है। constant of integration मतलब जैसे मान लीजिए मैंने x को इंटीग्रेट किया तो मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जो c क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमें कब मिलता है? जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम एक कर्व को इनडेफिनेटली इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाता है। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इस इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? ई आई वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस C1x प्लस C2। अब इन दोनों इक्वेशन में dy by dx क्या है? dy by dx is the slope and y is the deflection. So you can use this equation to find slope and you can use this equation to find deflection. लेकिन उसके लिए आपको m को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। m को इंटीग्रेट कैसे करेंगे बेटा? x के रिस्पेक्ट में आपको m की एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ x। तो आप लोडिंग डायग्राम से पहले बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे x के टर्म्स में, उसको यहां पुट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप की इक्वेशन मिल जाएगी, दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या ये आप लोगों को क्लियर है? डबल इंटीग्रेशन मेथड, ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम। एक बार इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ स्लोप, दो बार इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। लेकिन उसके लिए आपको पहले बेंडिंग मोमेंट m की इक्वेशन बनानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ x। तो आप उसको बना के यहां पुट करोगे, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। लेकिन आप जब जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तब तब आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी मिलेगा। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप कैसे निकालोगे? तो इन ऑर्डर टू फाइंड दीज कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन वी विल नीड बाउंड्री कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं बेटा? देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम एक कन्फाइंड प्रॉब्लम है, मतलब कि आपने बीम को कन्फाइन किया हुआ है एक पर्टिकुलर तरीके से बेंड होने के लिए। जैसे मान लीजिए आप अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें, अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से बेंड होगा, और अगर आप कैंटिलीवर बीम की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से बेंड होगा, है ना। तो इनकी बाउंड्री जो है वो फिक्स है कि मतलब ये इसी तरीके से बेंड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इलास्टिक कर्व कुछ भी मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर तरीके से ही ये डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। इनकी बाउंड्री को हम लोगों ने कंस्ट्रेन किया हुआ है। देखिए इनकी बाउंड्री को हम लोगों ने कंस्ट्रेन किया हुआ है, हम लोगों ने इसकी बाउंड्री पे एक कंस्ट्रेन लगाया हुआ है। अब वो क्या कंस्ट्रेन है ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूं तो यहां कंस्ट्रेन क्या है? ए पॉइंट और बी पॉइंट को मैंने सपोर्ट दे दिया है, जिसकी वजह से ए और बी का डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ ए एंड बी? यहां बाउंड्री कंडीशंस क्या बनेंगी?
यहां बाउंड्री कंडीशंस क्या बनेंगी, ए का डिफ्लेक्शन 0 होगा, बी का डिफ्लेक्शन भी 0 होगा, है ना। ए और बी दोनों का डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। ए और बी पे आपने सपोर्ट दे दिया है तो ए और बी दोनों का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कैंटिलीवर बीम की बात करूं तो यहां ए पे हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया हुआ है, ए फ्री है, लेकिन बी पे कंस्ट्रेंट है, बी को हमने फिक्स कर दिया है। अगर आपने सिंपली सपोर्टेड बीम रखी है तो यहां ए और बी पे आपको डिफ्लेक्शन जरूर 0 मिल रहा है, लेकिन यहां स्लोप 0 नहीं है, देख सकते हो आप, यहां स्लोप 0 नहीं है, क्योंकि यहां बीम ए और बी के अबाउट रोटेट कर सकता है ना, ये बीम रोटेट कर सकता है, तो रोटेट कर रहा है इसीलिए आपको यहां स्लोप मिल रहा है। लेकिन जब आप बीम को फिक्स कर देते हो तो क्या इस पॉइंट के अबाउट बीम रोटेट कर सकती है, नहीं कर सकती, तो यहां आपको स्लोप भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आपने फिक्स कर दिया किसी पॉइंट को तो वहां स्लोप भी 0 हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट बीम रोटेट नहीं कर सकती, यहां रोटेशन अलाउ है, इसीलिए यहां आपको स्लोप मिल रहा है, डिफ्लेक्शन 0 है, यहां रोटेशन भी 0 है और डिफ्लेक्शन भी 0 है, तो यहां बाउंड्री कंडीशंस क्या हो जाएंगी, यहां स्लोप भी 0 होगा बी पॉइंट का और डिफ्लेक्शन भी 0 होगा बी पॉइंट का। क्लियर है क्या ये चीज। तो आपको हर बीम में कम से कम 2 बाउंड्री कंडीशंस मिलेंगी जिनको यूज करके आप C1 और C2 दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। तो आपको अगर बाउंड्री कंडीशंस क्लियर हैं, आपको अगर ये इक्वेशन क्लियर है, तो इसको यूज करके हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की इक्वेशन फाइंड आउट करें। हमें अलग अलग टाइप की बीम्स में अलग अलग लोडिंग कंडीशन में यह देखना है कि डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज करके स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। हालांकि एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसके ऊपर, लेकिन आपको यह बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए इनके ऊपर 1-2 सवाल बनाएं। आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, EI d2y/dx² इक्वल टू m, EI d2y/dx² इक्वल टू m, ठीक है। और बाउंड्री कंडीशंस भी ध्यान में रखनी है, जहां आपने हिंज किया है या रोलर है वहां डिफ्लेक्शन 0 होगा, जहां फिक्स कर दिया है वहां स्लोप भी 0, डिफ्लेक्शन भी 0, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम एक सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम शोन इन फिगर, अज्यूम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इक्वल टू EI। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हमेशा कांस्टेंट होती है यूजुअली, मतलब ऐसा एक आध रेयर कोई क्वेश्चन होगा जहां फ्लेक्सुरल रिजिडिटी चेंज हो रही है, अदरवाइज ये कांस्टेंट होता है। तो आपको एक कैंटिलीवर बीम दिया है जिसका एक एंड जो है वो फिक्स है और दूसरे एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है, आपको इसका स्लोप, मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। तो चालू करें। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनानी है। तो हम एक सेक्शन कंसीडर करेंगे जो यहां से x डिस्टेंस पे हो। इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, WX, या फिर अगर आप अपने साइन कन्वेंशन से देखोगे तो -WX, है ना। आपकी मर्जी है, आप साइन माइनस रखना चाहते हो माइनस रखो, प्लस रखना चाहते हो तो प्लस रखो, इट्स अप टू यू। तो ये बन गया अपना बेंडिंग
मोमेंट का इक्वेशन। अब आप इसको डबल इंटीग्रेशन की इक्वेशन में पुट कर दो, ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम। फटाफट से पुट कर दो बेटा, फटाफट से पुट कर दो। बाउंड्री सॉरी, इक्वेशन क्या है, ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, यानी कि माइनस डब्ल्यू एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग above equation, what am I going to get? EI dy by dx, EI कांस्टेंट है ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। EI डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किए, dy बाई डी एक्स हो गया। माइनस डब्ल्यू एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस C1 मिलेगा क्या, है ना। Now integrate this equation again. Integrate this equation again. What are you going to get? EIY equal to minus WX cube by 6 प्लस C1x प्लस C2, ये मिल रहा है क्या। नाउ वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो यहां x की वैल्यू पुट करके मैं मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूं, लेकिन आपको पहले C1 और C2 चाहिए, उसके लिए वी नीड टू पुट बाउंड्री कंडीशंस। तो यहां बाउंड्री कंडीशंस क्या है मेरे भाई, बाउंड्री कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशन। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, फिक्स्ड एंड पे स्लोप 0 होगा। फिक्स्ड एंड पे x की वैल्यू कितनी होगी, l होगी ना। फिक्स्ड एंड पे स्लोप 0 होगा तो फिक्स्ड एंड पे x की वैल्यू l होगी, यानी x इक्वल्स टू l पे स्लोप 0 होगा। एट x इक्वल टू l dy बाई dx विल बी इक्वल टू 0। तो dy बाई dx को 0 पुट कर दो और x को l पुट कर दो, तो यहां से C1 की वैल्यू आ जाएगी WL स्क्वायर बाय 2। C1 की वैल्यू आ गई WL स्क्वायर बाय 2। नाउ सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है बेटा, व्हाट इज द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। फिक्स्ड एंड पे डिफ्लेक्शन भी 0 होगा, यानी x इक्वल्स टू l पे y भी 0 होगा। तो ये हो जाएगा एट x इक्वल्स टू l y इक्वल टू 0। अब यहां y को 0 कर दो और x को l कर दो, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस WL क्यूब बाय 6 प्लस C1 विच इज WL स्क्वायर बाय 2, x इक्वल्स टू l प्लस C2। तो C2 आ जाएगा कितना, माइनस WL क्यूब बाय 3। ये आ रहा है क्या। तो हमने यहां C1 और C2 की वैल्यू भी निकाल ली है, तो अब मेरे पास स्लोप की इक्वेशन भी है और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन भी है। स्लोप की इक्वेशन क्या है,
व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप? स्लोप की इक्वेशन क्या है? ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 यानी कि प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन क्या है? ई आई वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाय 6 प्लस C1x यानी कि प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स प्लस C2 यानी कि माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। अब मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किधर आएगा बेटा? ये बेंड होगा तो इस तरीके से बेंड होगा ना, इट इज गोइंग टू बेंड लाइक दिस। तो मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किधर मिलेगा आपको? वेयर आर यू गोइंग टू गेट मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन? मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किधर मिलेगा? यस, ए पे मिलेगा। आपको मैक्सिमम स्लोप भी ए पे मिलेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी ए पे मिलेगा। और ए पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, है ना? तो यहां रख दो एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू को 0 रख दो। तो ये हो जाएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स को मैं थीटा लिख सकता हूं, तो ये थीटा एट ए हो गया। दिस विल बिकम 0 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। तो थीटा एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2EI, है ना? ये बन गया थीटा मैक्सिमम। अब y मैक्सिमम भी निकाल लो यार। तो y मैक्सिमम के लिए अगेन आप x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। तो ये हो जाएगा ई आई y एट पॉइंट ए इक्वल टू 0 0 डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3। तो वाई ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3EI। साइन की चिंता मत करो, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो आपके साइन कन्वेंशन से आ रहा है। अगर आप m को नेगेटिव ले लोगे तो यहां साइन उल्टे आ जाएंगे, है ना? आपको यहां थीटा और y के साइन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी आपको पता ही है कि थीटा और y कैसा आएगा, है ना? क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? यस। चलिए तो आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है सबका तो आगे बढ़े, एक और सवाल कर लें। हालांकि देखो आपको एग्जाम में है ना ये यूज करके थीटा और वाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन मैं बोल रहा हूं ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सवाल बनाने के लिए, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है, मोमेंट एरिया मेथड, मैकॉलेज मेथड, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनके पीछे का क्या लॉजिक है, ये पता होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि ये दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? गेट में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, चलिए तो एक और सवाल इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन शोन इन फिगर। कैंटिलीवर बीम है वापस से, लेकिन इस बार यूडीएल लग रहा है बेटा, इस बार यूडीएल लग रहा है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI दी हुई है, कांस्टेंट है। आपको
मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए ये सवाल आप खुद से बनाइए। सबसे पहले आप m की इक्वेशन बना लीजिए। तो किसी भी x डिस्टेंस पे m की इक्वेशन क्या बनेगी? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ m? क्या इक्वेशन आएगी? लोड हो जाएगा w इंटू एक्स, और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस होगा x/2, तो ये हो जाएगा wx²/2, और नेगेटिव रहेगा अपने साइन कन्वेंशन से, तो -wx²/2। यस, वेरी गुड सुदीप्त, -wx²/2। अब फटाफट से डबल इंटीग्रेशन मेथड में इसको रख के इंटीग्रेट कीजिए एंड फाइंड आउट व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन में डायरेक्टली कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा EI dy/dx इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा -wx³ + C1। फिर एक बार और इंटीग्रेट कीजिए तो ये हो जाएगा EI y इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा -wx⁴/24 + C1x + C2। ये इक्वेशन आ रही है सबकी। अब हम बाउंड्री कंडीशंस रखेंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी? यहां पर भी वही बाउंड्री कंडीशंस बनेंगी, क्योंकि यहां पे भी बेंडिंग तो उसी प्रकार से होगी, ये इसी प्रकार से बेंड होगा। ठीक है, तो यहां आपको क्या इक्वेशन मिलेगी? पहली इक्वेशन, एट x = L dy/dx = 0, एट x = L dy/dx = 0। तो इसको 0 कर देते हैं, ये हो जाएगा -WL³/6 + C1। तो यहां से C1 आ जाएगा WL³/6। देन सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, एट x = L y = 0। तो इसको 0 पुट कर देंगे, दिस विल बिकम -WL⁴/24 प्लस WL³/6 इंटू L प्लस C2। तो C2 कितना आ जाएगा? -WL⁴/8। ये आ रहा है क्या सबका? C1 और C2। So now we can find maximum slope and maximum deflection.
तो स्लोप की इक्वेशन क्या बन जाएगी? ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाय 6 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6 एंड डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बन जाएगी ई आई वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स टू द पावर 4 बाई 24 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6x माइनस डब्ल्यू एल टू द पावर 4 बाय 8। अब अपने को मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। अगेन यहां पर भी आपको मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे ही मिलेगा, x इक्वल टू 0 पे ही मिलेगा, है ना। तो आपको यहां वापस x इक्वल टू 0 रख देना है। तो ये हो जाएगा ई आई थीटा ए इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6। तो थीटा ए विल बी डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6 ई आई। ये हो जाएगा ई आई वाई ए इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस डब्ल्यू एल टू द पावर 4 बाय 8। तो वाई ए विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल टू द पावर 4 बाय 8 ई आई। तो वाई मैक्सिमम थीटा मैक्सिमम। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से डबल इंटीग्रेशन मेथड तो अब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ना। अगर मैं इसके अलावा और कोई दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो वो भी आप बना ही लेंगे, है ना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग मैकॉलेज मेथड भी समझ लें क्या। हालांकि अभी हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम पे नहीं गए हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोगों ने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, वो आगे देखेंगे। उसके पहले मैं आपको मैकॉलेज मेथड समझा देता हूं, ठीक है। तो मैकॉलेज मेथड समझ लें। चलिए मैकॉलेज मेथड समझ लेते हैं। मैकॉलेज मेथड में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये कोई बीम है, कैंटिलीवर बीम का ही एग्जांपल लेंगे अभी। इस बीम में अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग पॉइंट लोड लग रहे हैं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट लोड लग रहा है। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ओके, लेट्स से दिस इज 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ओके, मान लीजिए ये 2 किलो न्यूटन है, ये 4 किलो न्यूटन है, और ये 7 किलो न्यूटन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए उसमें ए से बी तक आपको मोमेंट की एक सिंगल इक्वेशन मिल रही थी। यहां जो मोमेंट की इक्वेशन है उसको आप ए से लेके बी तक यूज कर सकते हो। एट एवरी पॉइंट दिस इक्वेशन इज वैलिड। यहां पे भी सेम केस है, आप इस इक्वेशन को पूरा ए से बी तक यूज कर सकते हो। एट एवरी पॉइंट इट इज वैलिड। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं ए से बी तक इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे अलग इक्वेशन मिलेगी।
क्योंकि ए से बी के बीच में अगर मैं कोई सेक्शन लेता हूं और लेफ्ट से मोमेंट निकालता हूं तो सिर्फ ये 2 किलो न्यूटन का मोमेंट आएगा। वैसे ही बी से सी के बीच में भी अगर मैं कोई सेक्शन लेता हूं और लेफ्ट से मोमेंट निकालता हूं तो अब मुझे 2 किलो न्यूटन का मोमेंट भी मिलेगा और 4 किलो न्यूटन का मोमेंट भी मिलेगा। वैसे ही अगर मैं सी से डी के बीच में कोई सेक्शन लेता हूं और लेफ्ट से मोमेंट निकालता हूं तो मुझे 2 किलो न्यूटन का मोमेंट भी मिलेगा, 4 का भी मिलेगा, 7 का भी मिलेगा। तो आपको यहां ए बी बी सी और सी डी तीनों सेक्शंस के लिए, तीनों पार्ट्स के लिए अलग अलग इक्वेशन मिलेगी। है ना? तो आपको यहां 3 अलग बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ जाएगा। अभी हम लोगों को जैसे ये स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मिल रही थी ना, एक सिंगल इक्वेशन मिल रही थी ना, अब आपको अलग अलग मोमेंट की इक्वेशन से अलग अलग स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो आपको 3 गुना लगान भरना पड़ जाएगा यहां पे। यहां आपको 3 बार वही सेम चीज करनी पड़ेगी। ठीक है? क्लियर है ये चीज? ठीक है? अब ध्यान देना, कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर हमको बीसी और सीडी से क्या लेना देना, हमको तो ए बी से लेना देना है क्योंकि हमें मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन तो ए पे मिलेगा। तो बीसी और सीडी भाड़ में जाए, मैं सिर्फ ए बी की इक्वेशन बना लेता हूं। बीसी और सीडी की इक्वेशन बनाने से क्या मतलब है, मेरे को मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन तो ए पे निकालना है ना, है कि नहीं? मुझे मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ए पे मिलेगा तो मैं बीसी और सीडी की इक्वेशन क्यों बनाऊं, मैं सिर्फ ए बी की इक्वेशन बनाता हूं। अरे कुछ बोल लो यार। आपको यहां सिर्फ ए बी की इक्वेशन बनाने में क्या प्रॉब्लम होगी? क्या मैं सिर्फ ए बी की इक्वेशन बना के ए पॉइंट का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूं? ए बी की इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं सिर्फ ए बी की इक्वेशन बना के, अगर मुझे ए बी के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की इक्वेशन पता है तो मैं ए का स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लूंगा। देखो प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ए बी की इक्वेशन बना लोगे, बात सही है, अगर आपको ए बी की इक्वेशन मिल गई तो आप ए पॉइंट का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ए से बी तक का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिल गया तो आप ए पे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि जब आप ए बी के लिए इक्वेशन बनाओगे तो जो C1 और C2 मिलेगा उसको कैसे निकालोगे? बाउंड्री कंडीशन कहां से लेके आओगे? आपको ए से बी तक के बीच में कहीं पे भी थीटा या वाई पता है क्या? स्लोप या डिफ्लेक्शन पता है क्या? आपको कोई बाउंड्री कंडीशन पता है? आपको बी पॉइंट का स्लोप डिफ्लेक्शन पता है? नहीं। आपको ए पॉइंट का पता है? नहीं। बीच में कहीं पता है? नहीं। तो आपके पास बाउंड्री कंडीशन नहीं है। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास डी पॉइंट पे है। हमें यह पता है कि डी पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो मैं सिर्फ ए बी का इक्वेशन नहीं बना सकता, मुझे ए से लेकर डी तक का इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा झक मार के, क्योंकि मेरे पास बाउंड्री कंडीशन डी पॉइंट की है। ठीक है? तो अब हम ए से लेकर डी तक की इक्वेशन बनाएंगे, बट हम
तीन अलग अलग इक्वेशन नहीं बनाएंगे, यहां हम थोड़ा सा एक चेंज लेकर आएंगे। क्या चेंज लेकर आएंगे? इंस्टेड ऑफ तीन अलग अलग इक्वेशंस हम एक सिंगल इक्वेशन बनाएंगे और उसी सिंगल इक्वेशन को हम पूरी बीम के लिए यूज करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। हम C से D के बीच में एक सेक्शन कंसीडर करते हैं। यहां क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि यहां अगर मैं मोमेंट की इक्वेशन बनाऊंगा तो ये सबके लिए आ जाएगा। इसमें 2 किलो न्यूटन का मोमेंट भी आ जाएगा, 4 का भी आ जाएगा, 7 का भी आ जाएगा, सबका मोमेंट आ जाएगा, है ना। तो मैं यहां CD के बीच में एक सेक्शन लेता हूं और इसके लिए मोमेंट की इक्वेशन बनाता हूं। तो मोमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी दोस्त? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ मोमेंट? 2 किलो न्यूटन का मोमेंट आ जाएगा -2 इंटू एक्स, ठीक है। 4 किलो न्यूटन के लिए जब आप मोमेंट की इक्वेशन बनाओगे तो 4 किलो न्यूटन का डिस्टेंस कितना रहेगा इस सेक्शन से? x -1 रहेगा क्या? यहां से यहां तक का डिस्टेंस x -1 रहेगा। तो ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स -1, ठीक है। वैसे ही 7 किलो न्यूटन का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं देन इट विल बी x -2। तो ये बन गई आपकी मोमेंट की इक्वेशन, ठीक है। अब यहां एक चीज का ध्यान देना है, ये जो ब्रैकेट्स आपको मिल रहे हैं ना, इनको ओपन नहीं करना है। डू नॉट ओपन दीज ब्रैकेट्स। इनको ओपन नहीं करना है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट्स के साथ ही सॉल्व करोगे, मतलब कुछ इस प्रकार से सॉल्व करोगे। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना, यू आर गोइंग टू डू इट समथिंग लाइक दिस। EI d स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर इक्वल टू -2x -4x -1 -7x -2, ठीक है। एक बार इंटीग्रेट करने पे आपको ये ऐसा इक्वेशन मिलेगा, EI dy बाय dx इक्वल टू -2x स्क्वायर बाय 2 -4x -1 होल स्क्वायर बाय 2 -7x -2 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस C1, ठीक है। फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा EIy इक्वल टू, ये 2 और 2 तो कैंसल हो जाएगा, -x³/3, ये हो जाएगा -2x -1 होल क्यूब बाय 3 -7x -2 होल क्यूब बाय 6 प्लस C1x प्लस C2। तो आपको ब्रैकेट के साथ साथ ही ऑपरेशन करना है, आपको यहां ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, ठीक है। तो आप इक्वेशन जब भी इंटीग्रेट करोगे तो आप ब्रैकेट के साथ ही इंटीग्रेट करोगे। अब ध्यान दीजिएगा, आप जब भी इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करोगे तो इन ब्रैकेट्स को कैसे यूज करेंगे यह ध्यान दीजिएगा। When putting the value of x, when putting the value of x
if the value inside the bracket becomes negative, it will be considered as 0। अगर हमने ब्रैकेट के अंदर x की कोई वैल्यू रखी और वो नेगेटिव हो गया तो उसको आप 0 कंसिडर कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको x की वैल्यू रखनी है 1.5 मीटर। तो अगर मैं x की वैल्यू 1.5 मीटर रखना चाहता हूं तो ये इक्वेशन कैसे यूज होगी देखना। EIY इक्वल टू ये हो जाएगा -1.5 क्यूब बाय 3, ठीक है, -2 1.5 -1 क्यूब बाय 3 -7 1.5 -2 क्यूब बाय 3 प्लस C1 इंटू 1.5 प्लस C2। आपको C1 C2 की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, अभी मेरे पास है नहीं तो मैं C1 C2 ही लिख दे रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव होगी क्या? दिस विल बिकम नेगेटिव ना, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, दिस विल बिकम 0, इसको हटा देना। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको कंसीडर करेंगे, तो जो जो वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी उसको हटा देना। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए मेरे को x की वैल्यू 0.5 पुट करनी है, अगर मुझे x की वैल्यू 0.5 पुट करनी है तो ये हो जाएगा 0.5 क्यूब, ये हो जाएगा 0.5 -1, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है 0। 0.5 -2 ये भी नेगेटिव आ रहा है 0। क्लियर है क्या ये? अरे हां या ना बोलो, क्लियर है क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब x की उस वैल्यू पे ये टर्म नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं x इक्वल्स टू 1.5 रख रहा हूं तो वो यहां कहीं पे आएगा, है ना, मतलब 7 किलो न्यूटन का मोमेंट उस पे नहीं आना चाहिए। तो ये वाला टर्म जब नेगेटिव हो जा रहा है मतलब मुझे इसको कंसिडर नहीं करना है। क्लियर है? आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब उस फोर्स का मोमेंट वहां नहीं आना चाहिए। आपको x इक्वल्स टू 1.5 मीटर यहां कहीं पे मिलेगा तो इस पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन का मोमेंट आएगा, 4 का मोमेंट आएगा, 7 का नहीं आएगा, इसीलिए यहां ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो समझ जाना कि इस टर्म को हमें नेग्लेक्ट कर देना है, बाकी के टर्म्स को हम लोग यूज कर लेंगे। ओके, जहां ब्रैकेट नहीं है वहां तो अपने को टेंशन ही नहीं लेना। जैसे यहां कोई ब्रैकेट नहीं है ये तो हर जगह आएगा, यहां कोई ब्रैकेट नहीं है ये तो हर जगह आएगा। जहां पे भी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी मतलब वो 0 कर देना है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मतलब उसको कंसिडर करना है। ठीक है, तो मैकॉलेज मेथड अगर क्लियर है तो इसके ऊपर एक सवाल बना ले। दोनों इक्वेशन में जहां पे भी आपको ब्रैकेट दिख रहा है, जिस भी इक्वेशन में ब्रैकेट दिख रहा है उस ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब
उसको नेग्लेक्ट कर दो, उसको जीरो कर दो। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसका एप्लीकेशन क्लियर होगा आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम शोन इन फिगर। अज्यूम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इक्वल टू 10 टू द पावर 4 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां आपको ना वैल्यूज दी हुई है, ओके। EI की वैल्यू आपको किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में दी है। क्यों दी है पता है? ताकि आपको ना यूनिट चेंज करने की जरूरत ना पड़े। देखो यहां फोर्स हो गया, ये मोमेंट हो गया, किलो न्यूटन में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो EI को किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में दे दिया गया है ताकि आपको यहां यूनिट चेंज ना करना पड़े। तो आप ये सारी चीजें ना इसी यूनिट में रख देना, किलो न्यूटन और मीटर में ही रख देना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करें। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मोमेंट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मोमेंट की इक्वेशन बनाने के लिए हम सेक्शन ले लेंगे बी और सी के बीच में, ताकि मेरे पास सारे फोर्सेस का मोमेंट आ जाए, ठीक है। अब यहां मोमेंट की इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं यहां मोमेंट निकालूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी दोस्त? -2 इंटू एक्स -5, ये इक्वेशन बनेगी क्या? ये इक्वेशन बनेगी क्या? अरे हां या ना बोलो ना यार। लेकिन अगर मैं ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा ना तो इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि 5 किलो न्यूटन मीटर के साथ कोई ब्रैकेट ही नहीं है, तो ये तो हर x की वैल्यू पे आ जाएगा, जबकि ये टर्म जो है b और c के बीच में ही आना चाहिए। a और b के बीच में 5 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट नहीं आना चाहिए, हाँ कि ना? 5 किलो न्यूटन मीटर जो है वो b और c के बीच में ही लगेगा ना। अगर मैं ए बी के बीच में कोई सेक्शन लेता हूं तो इसके लेफ्ट में तो सिर्फ 2 किलो न्यूटन है, सिर्फ 2 किलो न्यूटन का मोमेंट आएगा, 5 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट नहीं आना चाहिए, और यहां 5 के साथ तो कोई ब्रैकेट ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? एक जुगाड़ क्या है? आप इसको ऐसा लिख दो, x-1 होल टू द पावर 0। x-1 होल टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है ना। x-1 होल टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है ना। तो मैंने ऐसा क्यों किया? इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा देन इट विल बिकम x-1, है कि नहीं? तो अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 से कम रखूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा। तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। मोमेंट की इक्वेशन बन गई है -2x -5x-1 होल टू द पावर 0। चलो अब इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई। तो ये हो जाएगा EI d² बाय dx स्क्वायर इक्वल टू -2x -5x-1 होल टू द पावर 0। Integrate this equation 2 times, so this will become EI dy by dx equal to -2x square by 2 -5x-1 whole to the power 1 plus C1। ये 2 कैंसल हो जाएगा, देन इट विल बिकम -x² -5x-1 प्लस C1। ब्रैकेट खोल मत देना भाई, ठीक है, ब्रैकेट खोल मत देना, ठीक है। इसके बाद EIY एक बार और इंटीग्रेट करने पे इट विल बिकम -x³ बाय 3 -5x-1 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस C1x प्लस C2।
ठीक है। ठीक है, अब यहां C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए वी विल पुट बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी? तो भैया अगर मैं इसकी बेंडिंग देखूंगा तो ऐसा ही होगा ना, बेंडिंग इस तरीके से ही होगी, तो बाउंड्री कंडीशन वही रहेंगी। x इक्वल्स टू कितना, C पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन 0 होगा, और C पॉइंट x की किस वैल्यू पे आएगा, 3 मीटर पे आएगा। C पॉइंट जो है वो x इक्वल्स टू 3 मीटर पे आएगा, तो x इक्वल्स टू 3 पे स्लोप 0 और x इक्वल्स टू 3 पे डिफ्लेक्शन 0। तो चलिए हम लोग C1 और C2 की वैल्यू निकालते हैं। एट x इक्वल्स टू 3 मीटर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। चलो निकालो, x इक्वल्स टू 3 मीटर पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी x की वैल्यू रखनी है ना, -3 स्क्वायर -5 3 -1। देखो ये पॉजिटिव हो रहा है तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो C1 कितना आएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, 19 आ रहा है क्या C1? C1 19 आ रहा है, C1 19 आ रहा है। देन पता नहीं क्या गूंगे बहरों को पढ़ा रहा हूं लग रहा है, पता है। अब मैं भी इंतजार नहीं करूंगा भाई तुम लोगों के रिप्लाई का, ना मैं कुछ पूछूंगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 मीटर, y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू -3³ बाय 3 -5 3 माइनस होल स्क्वायर बाई 2 प्लस C1x यानी कि प्लस 19 इंटू 3 प्लस C2। तो यहां से C2 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 19 इंटू 3, तो -38। तो C1 इज इक्वल टू 19 एंड C2 इक्वल्स टू -38। तो यहां से स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मिल जाएगी अपने को। क्या निकालना है, मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दोनों निकालना है ना। तो स्लोप की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -x² -5x-1 प्लस C1 यानी कि प्लस 19, और ये हो जाएगा ई आई वाई इक्वल टू -x³ बाई 3 -5x-1 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 19x-38। तो अब मेरे को मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है, तो x की वैल्यू को मैं रख दूंगा 0। तो जब मैं x की वैल्यू को 0 रखूंगा तो ये बन जाएगा ई आई थीटा ए, ई आई थीटा ए
इक्वल टू दिस विल बिकम 0 -5 0 -1 प्लस 19। अब ये नेगेटिव हो गया है तो दिस विल बिकम 0, है ना। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो गई है, राइट। तो दिस विल बिकम 0। तो थीटा ए विल बी इक्वल टू 19/EI। लेकिन यहां EI की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10⁴ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहां यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फोर्स को किलो न्यूटन और डिस्टेंस को मीटर में ऑलरेडी रखा हुआ है। तो EI भी किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यूनिट में चेंज करना पड़ता। ओके, तो यहां मैं इसको वैसे का वैसा रख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 19/10⁴। ओके, तो थीटा ए विल बी इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻³ रेडियंस। ये आ जाएगा क्या? 1.9 इंटू 10⁻³ रेडियंस। ये मैक्सिमम थीटा हो गया, ठीक है। देन EIY एट ए विल बी इक्वल टू, ये हो गया 0 -5 0 -1 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस ये भी हो जाएगा 0 -38। अब अगेन ये चीज भी नेगेटिव है तो इसको हम 0 कर देंगे। तो YA विल बी इक्वल टू -38 डिवाइडेड बाय EI, यानी -38/10⁴, मतलब -3.8 इंटू 10⁻³ मीटर। तो अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करूं देन इट विल बी 3.8 mm। तो दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 3.8 mm। हमें मीटर में मिला है डिफ्लेक्शन तो मैंने उसको mm में कन्वर्ट कर दिया, तो 3.8 mm, ठीक है। तो मैक्सिमम स्लोप इज 1.9 इंटू 10⁻³ रेडियंस एंड डिफ्लेक्शन इज 3.8 mm। क्लियर है मैकॉलेज मेथड? तो आई थिंक मैकॉलेज मेथड से आप सवाल बना लेंगे ना। क्लियर है? तो अगर मोमेंट रहेगा, कहीं कपल लग रहा होगा तो कुछ इस प्रकार से मोमेंट की इक्वेशन बना लेना ताकि आपको ब्रैकेट मिल जाए। अगर ये मोमेंट यहां लग रहा होता एकदम स्टार्टिंग में तो फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहां लग रहा है ना तो इसीलिए ब्रैकेट लगाना था, तो ब्रैकेट लगाने के लिए जुगाड़ कर लिया, x - 1 होल टू द पावर 0 कर लिया। ओके, चलो अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है वो सिंपली सपोर्टेड बीम का है। कैंटिलीवर बीम के तो हम लोगों ने अलग अलग केसेस देख लिए, मैंने और भी क्वेश्चंस आप लोगों को डीपीपी में करवाए हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम पे। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में ना दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको दो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिंपली सपोर्टेड एंड ओवरहैंग बीम्स में आपको ना दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक होते हैं सिमेट्रिक लोडिंग वाले, और एक होते हैं अनसिमेट्रिक लोडिंग वाले। दोनों में अंतर क्या होता है इसको समझना, ठीक है। अगर सिमेट्रिक लोडिंग है तो जो इलास्टिक कर्व बनेगा वो भी कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा क्या? अगर सिमेट्रिक लोडिंग हो रही है तो जो इलास्टिक कर्व बनेगा वो भी सिमेट्रिक होगा। जैसे ये L/2 L/2, ये मान लीजिए L/3 है और ये 2L/3 है। तो आपको सिमेट्रिक लोडिंग में इलास्टिक कर्व सिमेट्रिक मिलेगा।
कुछ इस प्रकार से। ये सिमेट्रिक दिख रहा है क्या? वाह, क्या डायग्राम बनाया है ना। अगर अनसिमेट्रिक लोडिंग हो रही है तो फिर आपको कर्व भी अनसिमेट्रिक मिलेगा कुछ इस प्रकार से। यहां ना कई लोग सोचते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है वहीं आता है। ऐसा नहीं है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ना कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिएगा। अगर सिमेट्रिक लोडिंग हो रही है तो आपको दोनों एंड्स पे स्लोप बराबर बराबर मिलेगा। अगर सिमेट्रिक लोडिंग हो रही है तो आपको दोनों एंड्स पे स्लोप बराबर बराबर मिलेगा और मैक्सिमम स्लोप दोनों एंड पे सेम रहेगा। यहां जो थीटा मैक्सिमम रहेगा वो थीटा ए भी रहेगा और थीटा बी भी रहेगा। बस एक जगह क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा तो दूसरी जगह एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, है ना। सॉरी, एक जगह क्लॉकवाइज एंगल आएगा तो दूसरी जगह एंटी क्लॉकवाइज एंगल आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों एंड पे बराबर बराबर रहेगा क्योंकि ये सिमेट्रिक कर्व है ना। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां थीटा मैक्सिमम किधर आएगा बेटा? ए और सी में से किसी एक जगह आएगा। थीटा मैक्सिमम विल बी मैक्सिमम ऑफ थीटा ए एंड थीटा सी। सॉरी, इसको मेरे को सी लिखना चाहिए था। क्लियर है क्या? आपको अनसिमेट्रिक लोडिंग के केस में चेक करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम है कि ये मैक्सिमम है। दोनों में से किसी एक जगह आएगा, ये फिक्स है, बट वो कहां आएगा ये नहीं पता, तो दोनों जगह निकाल के चेक करना पड़ेगा। यहां दोनों जगह बराबर आएगा तो कोई भी एक जगह निकाल दो, आपका थीटा मैक्सिमम मिल जाएगा। वाई मैक्सिमम आपको कहां मिलेगा? तो अगर सिमेट्रिक लोडिंग हो रही है तो वाई मैक्सिमम हमेशा सेंटर पे आएगा। वाई मैक्सिमम हमेशा सेंटर पे आएगा। यहां वाई मैक्सिमम कहां आएगा मुझे नहीं पता। वाई मैक्सिमम कहां आएगा मुझे नहीं पता। तो यहां वाई मैक्सिमम जो है वो सेंटर पे आएगा, लेकिन यहां वाई मैक्सिमम किधर आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज पता है। क्या पता है? जहां भी वाई मैक्सिमम आएगा वहां स्लोप क्या होगा? जहां भी वाई मैक्सिमम आएगा वहां स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तो यहां मुझे यह भी पता है कि थीटा बी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां मान लीजिए ये पॉइंट डी पॉइंट है तो थीटा डी विल बी 0। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि आपको एग्जाम में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि सिमेट्रिक लोडिंग पे सवाल आएगा। अनसिमेट्रिक लोडिंग के सवाल बहुत बड़े और लेंथी हो जाते हैं। सिमेट्रिक लोडिंग के सवाल छोटे होते हैं, आसान होते हैं। तो आपको एग्जाम में सिमेट्रिक लोडिंग पे क्वेश्चन आएगा। अनसिमेट्रिक लोडिंग का क्वेश्चन अगर आया ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। अनसिमेट्रिक लोडिंग पे 2 मार्क का क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। इस पे 2-2 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या मेरा पॉइंट सबको क्लियर है? चलिए, तो अब जो अगला सवाल हम बनाने वाले हैं ये कौन सी लोडिंग का है? कौन सी लोडिंग का है? सिमेट्रिक लोडिंग का है। वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे। यहां आपको मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनानी है। मैक्सिमम स्लोप कहां पर आएगा? मैक्सिमम स्लोप कहां पर आएगा?
मैक्सिमम स्लोप आएगा ए या बी में से कोई एक जगह। चलिए मैं मान लेता हूं ए पे आ रहा है, मतलब ए और बी दोनों में सेम आएगा। चलिए मैं ए पे निकालूंगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा सी पॉइंट पे। ठीक है, अगर मैं इस बीम का मोमेंट का इक्वेशन बनाऊंगा, अगर मैं इस बीम का मोमेंट का इक्वेशन बनाऊंगा तो किसी एक साइड से बनाऊंगा, या तो ए से या तो बी से। तो मुझे यहां AC और BC के लिए अलग अलग इक्वेशन मिलेगी। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहां सेक्शन लिया तो इक्वेशन बनेगी W/2 इंटू एक्स, और फिर यहां सेक्शन लूंगा तो फिर इक्वेशन बनेगी W/2 इंटू एक्स माइनस W इंटू L/2, है ना। मेरे को अगर इक्वेशन बनानी है, AC के लिए अलग इक्वेशन बनेगी, BC के लिए अलग, तो मुझे इसको भी मैकॉलेज मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा क्या? मुझे इसको भी मैकॉलेज मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ ना, बोल लो यार। आई विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग मैकॉलेज मेथड, लेकिन मुझे इस प्रॉब्लम में मैकॉलेज मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझिए क्यों। अगर आप पूरी बीम को बनाने की कोशिश करोगे, पूरी बीम के लिए इक्वेशन निकालने की कोशिश करोगे, तो आपको मैकॉलेज मेथड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां आपको पूरी बीम के लिए इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ आधी बीम के लिए इक्वेशन बनाओ, आप सिर्फ AC के लिए इक्वेशन बनाओ, क्योंकि आपको A और C के बीच में स्लोप डिफ्लेक्शन मिल गया तो B और C के बीच में भी उतना ही आएगा। जो स्लोप A पे आएगा वही स्लोप B पे भी आएगा, है ना। तो आप सिर्फ आधी बीम को कंसीडर करो। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात कर रहे हो, इससे पहले आपने बोला था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे पहले आपने यहां बोला था कि नहीं मैं AB को कंसीडर नहीं कर सकता, तो यहां पे कैसे आप आधी बीम को कंसीडर करके सवाल आधा कर दे रहे हो। तो समझो, पिछली बार प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं AB को कंसीडर करता तो मेरे पास कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं थी। आपको कम से कम 2 बाउंड्री कंडीशन चाहिए, आपके पास एक भी नहीं थी, आपके पास दोनों बाउंड्री कंडीशन D पॉइंट पे थी। लेकिन इस बार अगर मैं आधी बीम को कंसीडर करूं, AC को कंसीडर करूं, तो भी मेरे पास 2 बाउंड्री कंडीशंस हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन A पॉइंट का डिफ्लेक्शन 0 है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन C पॉइंट का स्लोप 0 है। तो आपके पास 2 बाउंड्री कंडीशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो आपके पास अगर A और C पॉइंट पे दोनों पे बाउंड्री कंडीशन है, 2 बाउंड्री कंडीशन हो गई है, तो BC की जरूरत है क्या? BC की जरूरत है क्या? नहीं है। अगर मेरे पास C पॉइंट की बाउंड्री कंडीशन नहीं होती तो मुझे फिर पूरी बीम के लिए इक्वेशन बनाना पड़ता। जैसे अगर मैं अनसिमेट्रिक लोडिंग का क्वेश्चन बनाऊंगा तो यहां C पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है जहां लोड लग रहा है, यहां स्लोप 0 होगा क्या? नहीं ना, स्लोप तो यहां कहीं पे 0 होगा जिसका लोकेशन अपने को पता ही नहीं है। तो यहां अपने को पूरी बीम लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक बाउंड्री कंडीशन A पे आएगी और दूसरी बाउंड्री कंडीशन C पे आएगी। तो यहां अपने को पूरी बीम लेनी पड़ेगी। बट यहां अपने पास C पॉइंट पे भी एक बाउंड्री कंडीशन है, तो बस AC को कंसीडर करके काम बन जाएगा, है कि नहीं? तो फटाफट से आप AC के लिए बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिख लो। फटाफट से AC के लिए बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिख लो भैया। तो A से C के बीच में इफ आई कंसीडर अ सेक्शन, then I will get equation of moment. How much? W/2 इंटू एक्स। अपने साइन कन्वेंशन से ये पॉजिटिव होगा,
W/2 इंटू एक्स। ठीक है, बस अब अपना काम बन गया। अब फटाफट से इसके ऊपर डबल इंटीग्रेशन लगा दो भैया, डबल इंटीग्रेशन लगा दो। तो ये हो गया EI डी स्क्वायर, EI डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू M, यानी W/2 इंटू एक्स। तो इसको दो बार इंटीग्रेट कर लेते हैं। दिस विल बिकम EI dy बाय डी एक्स इक्वल टू WX² बाय 4 प्लस C1। एक बार और इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा EIY इक्वल टू WX³ बाय 12 प्लस C1X प्लस C2। ठीक है, नाउ कम्स द बाउंड्री कंडीशन। तो व्हाट इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन? एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, है ना। इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 है, ए पॉइंट का डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब x इक्वल टू 0 पे y इज 0। तो भैया रख दो, यहां पे रख दो फटाफट से। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस C2। तो C2 विल बी 0। सिंपली सपोर्टेड बीम में C2 हमेशा 0 आता है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में C2 हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा? C2 एक्चुअली आपको बताता है कि एंड पे डिफ्लेक्शन कितना है, x इक्वल्स टू 0 पे डिफ्लेक्शन कितना है, और x इक्वल्स टू 0 पे सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा डिफ्लेक्शन 0 ही रहेगा। कैंटिलीवर बीम में x इक्वल्स टू 0 पे डिफ्लेक्शन आता है, इसीलिए वहां C2 आता है, लेकिन यहां C2 हमेशा 0 रहेगा। नाउ दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है भैया? दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है? सेंटर पे स्लोप 0 होगा, यानी x इक्वल्स टू L/2 पे स्लोप 0 होगा। एट x इक्वल्स टू L/2 dy बाय dx, यानी कि स्लोप विल बी इक्वल टू 0। तो पुट कर दो भैया, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू W इंटू L/2 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस C1। तो C1 आ जाएगा माइनस WL² बाय 16, माइनस WL² by 16. Very good. So now we have the equation of slope and deflection. So now we can find maximum slope and maximum deflection. तो slope की equation हो गई EI dy by dx equal to WX² by 4 माइनस WL² by 16, और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हो गया EIY इक्वल टू WX³ by 12 माइनस WL² by 16 इंटू x। नाउ एट x इक्वल्स टू, अब आपको मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए ना, तो मैक्सिमम स्लोप तो x इक्वल्स टू 0 पे आएगा, लेकिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन x इक्वल्स टू L/2 पे आएगा। मैक्सिमम स्लोप a पे आएगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम c पे आएगा। तो मैक्सिमम स्लोप के लिए x इक्वल्स टू 0 रखेंगे और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए x इक्वल्स टू L/2 रखेंगे। तो फटाफट से बता दो बेटा, ये हो जाएगा EI थीटा a इक्वल टू 0 माइनस WL² by 16। तो थीटा मैक्सिमम यानी थीटा a हो जाएगा WL² by 16 EI, है कि नहीं? यस।
और मैक्सिमम स्लोप सॉरी डिफ्लेक्शन कितना आएगा, ये हो जाएगा EIYC इक्वल टू WL/2 होल क्यूब बाई 12 माइनस WL² बाय 16 इंटू L/2। तो यहां से YC की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 96 माइनस 32, 48 माइनस WL³ बाय 48 EI, है ना। तो मैक्सिमम स्लोप WL² बाय 16 EI एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL³ बाय 48 EI। स्लोप A और B पे मैक्सिमम रहेगा, एक जगह क्लॉकवाइज आएगा, दूसरी जगह एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंड डिफ्लेक्शन सेंटर पे मैक्सिमम आएगा। बन गया। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब एक क्वेश्चन जो है वो अनसिमेट्रिक लोडिंग का कर लें क्या, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए अनसिमेट्रिक लोडिंग के बारे में भी। तो अनसिमेट्रिक लोडिंग का मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। A simply supported beam is loaded as shown in figure. The point at which deflection will be maximum is at how many meters from A? यहां आपको क्या निकालना है, यहां आपको वो पॉइंट निकालना है जहां डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। आपको यहां वो पॉइंट निकालना है जहां डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। अब इस सवाल को बनाना कैसे, पहले ये समझ लो, ठीक है। पहले अप्रोच समझ लो, ठीक है। बिना आप अप्रोच को फाइंड आउट किए कभी भी ना लिखना मत चालू करना, ओके। तो ध्यान से समझिए, ये अनसिमेट्रिक लोडिंग है। अगर सिमेट्रिक लोडिंग होती तो सेंटर पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आता। अनसिमेट्रिक लोडिंग है तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहां आएगा नहीं पता। ये मत सोचना कि जहां लोड ज्यादा लग रहा है वहीं डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आपको अगर वो पॉइंट ढूंढना है तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको स्लोप की इक्वेशन बना लेनी है, क्योंकि आपको यह पता है कि जहां डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा वहां स्लोप क्या होगा, 0 होगा। आपने सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम तो देखा है ना, इलास्टिक कर्व का कुछ ऐसा बनता है। तो y मैक्सिमम जो है जहां पे भी आता है वहां डिफ्लेक्शन क्या होता है, सॉरी स्लोप क्या होता है, 0 होता है ना। जहां डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आता है वहां स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो भैया अगर मैंने स्लोप की इक्वेशन बना ली और उसको 0 से इक्वेट कर दिया तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी क्या। जैसे ये देखो, यहां स्लोप की इक्वेशन है आपके पास ना, आपके पास ये स्लोप की इक्वेशन है, इसमें स्लोप को आप 0 करोगे और सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू l के टर्म्स में मिल जाएगी। तो वही चीज यहां भी करनी है, आपको स्लोप की इक्वेशन बनानी है और उसको 0 से इक्वेट कर देना है और सॉल्व कर देना है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। अब ध्यान रखिएगा, यहां अनसिमेट्रिक लोडिंग हो रही है, अनसिमेट्रिक लोडिंग हो रही है। तो अनसिमेट्रिक लोडिंग में आपको मैकॉलेज मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां आपको पूरी बीम की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहां अपने को नहीं पता है कि स्लोप 0 कहां आएगा, AC में आएगा, BC में आएगा, कहां आएगा। अपने पास बाउंड्री कंडीशन एक A पे है और एक B पे है, तो अपने को पूरी बीम के लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब पहले मुझे रिएक्शंस बता दो, रिएक्शंस कितने आएंगे, व्हाट विल बी द रिएक्शंस, रिएक्शंस कितने कितने आएंगे। देखो ऐसे सवाल में रिएक्शंस निकालने की एक ट्रिक होती है। यहां पे रिएक्शन कितना आएगा, 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 10 इंटू 3 ये 10, ये 3, तो 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5,
30/5 कितना हो गया? 6 किलो न्यूटन। यहां रिएक्शन कितना आएगा? 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 20/5 यानी 4 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो 6 और 4। अब ध्यान दीजिएगा, आपको उस पॉइंट का डिस्टेंस ए से चाहिए, तो आप x को भी a से लीजिए ताकि आपको डायरेक्टली x की वैल्यू मिलेगी, वही आपका आंसर होगा। अब मैं यहां BC में आप सेक्शन ले रहा हूं, मेरे को मैकॉलेज मेथड लगाना है भैया, तो मैं सेक्शन जो लूंगा वो BC में लूंगा। ठीक है? तो मोमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ मोमेंट? मोमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? मैकॉलेज मेथड से, मैकॉलेज मेथड से मोमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? 6x माइनस 10 इंटू x माइनस 2 होल टू द पावर 0। सॉरी, 0 कहां से आ गया? 6x माइनस 10 x माइनस 2। वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो ये बन गई आपकी मोमेंट की इक्वेशन। अब आप मैकॉलेज मेथड लगा दो फटाफट से। आपको स्लोप की इक्वेशन बनानी है, ठीक है? आपको स्लोप की इक्वेशन बनानी है। तो स्लोप की इक्वेशन क्या होगी बेटा? EI डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू m। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10 x माइनस 2। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा EIY इक्वल टू 6x स्क्वायर बाई 2 माइनस 10x माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस C1। अब मुझे तो स्लोप की इक्वेशन चाहिए, तो क्या मैं इसको एक बार और इंटीग्रेट ना करूं? क्या मैं डिफ्लेक्शन की इक्वेशन ना निकालूं? आपको तो स्लोप की इक्वेशन चाहिए ना, तो क्या आप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन नहीं बनाओगे? नहीं बनाओगे क्या? बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको C1 निकालना है ना। तो बाउंड्री कंडीशन आप क्या लगाओगे? डिफ्लेक्शन को 0 करोगे ना। बाउंड्री कंडीशन क्या है आपके पास? x इक्वल टू 0 पे y 0 होगा और x इक्वल टू 5 मीटर पे y 0 होगा। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए डिफ्लेक्शन की इक्वेशन तो चाहिए ना, तो आपको झक मार के डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अच्छा, यहां मैंने गलती से EIY लिख दिया है, दिस विल बी EI dy बाई dx। ठीक है, चलो तो EIY कितना हो जाएगा? 3x क्यूब बाई 3 माइनस 5x माइनस 2 होल क्यूब बाई 3 प्लस C1x प्लस C2। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल क्यूब बाई 3 प्लस C1x प्लस C2। अब देखो, मैंने आपको बोला था C2 तो हमेशा 0 ही आता है, लेकिन मेरी बात पे भरोसा मत करना, आप अपनी तरफ से C2 निकाल लो। ठीक है, मेरी बात पे भरोसा नहीं करने का। तो एट x इक्वल्स टू 0 y विल बी 0। एक बाउंड्री कंडीशन तो यही बनेगी ना। एक बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी? लेफ्ट एंड पे y 0 होगा, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी? राइट एंड पे भी y 0 होगा। तो x इक्वल्स टू 0 पे y 0 और x इक्वल्स टू 5 मीटर पे y 0। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? एट x इक्वल्स टू 5 y विल बी 0। तो चलो फटाफट से हम C1 C2 निकालें। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, पहली इक्वेशन बनेगी 0 इक्वल टू 0 माइनस 5 माइनस 0, 5 इंटू 0 माइनस 2 होल क्यूब बाई 3 प्लस 0 प्लस C2। अब ये तो नेगेटिव हो गया ना भैया, तो दिस विल बिकम 0 ना भैया, ये तो नेगेटिव हो गया। तो यहां से C2 विल बिकम इक्वल टू 0। ओ माय गॉड, मैंने यही बोला था ना
देखा, मेरी बात पे जिसने भरोसा नहीं किया उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ गई। यस, नाउ x इक्वल टू 5 पे 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 5 क्यूब माइनस 5 माइनस 2 होल क्यूब बाय 3 प्लस C1 इंटू 5। तो यहां से C1 कितना आ रहा है भैया? -16 आ रहा है क्या? C1 -16 आ रहा है क्या? C1 -16 आ रहा है क्या यार? मेरे को एक बार कंफर्म कर देना। यस, आ रहा है। तो अब C1 C2 मिल चुका है, C1 मिल चुका है ना। C2 की तो वैसे भी जरूरत नहीं थी, C1 की जरूरत थी, ठीक है ना। तो अब स्लोप की इक्वेशन बना लो। तो स्लोप की इक्वेशन क्या बन गई भैया? EI dy बाय dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस C1। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ए और सी के बीच में आएगा या बी और सी के बीच में आएगा? क्या आपको अभी से पता है? क्या इस बात की आपको जानकारी है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एसी के बीच में आएगा कि बीसी के बीच में आएगा? नहीं पता। वो एसी के बीच में भी आ सकता है, बीसी के बीच में भी आ सकता है। आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो आप स्लोप को 0 से इक्वेट करोगे ना। आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो आप स्लोप को 0 से इक्वेट कर दोगे। अब ध्यान दीजिए, आपके पास स्लोप की जो इक्वेशन है, अगर आप उसको एसी के लिए लिखोगे तो ये वाला टर्म रहेगा क्या? अगर ये स्लोप की इक्वेशन में एसी के लिए लिखूंगा तो ये वाला टर्म रहेगा क्या? ए से सी के बीच में ये वाला टर्म आएगा क्या? अरे मेरे भाई, ए और सी के बीच में अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाऊंगा तो 10 किलो न्यूटन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अगर मैं ए और सी के बीच में स्लोप की इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर रहा हूं तो ये वाला टर्म नहीं रहेगा, और अगर मैं बी और सी के बीच में कर रहा हूं तो ये वाला टर्म रहेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां दो केसेस बनाने पड़ेंगे। मुझे यहां दो केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1, assuming dy by dx is 0 between A and C, and then case number 2, assuming dy by dx is equal to 0 between B and C। क्लियर है? तो जब मैं A और C के बीच में 0 करूंगा तो मैं ये वाला टर्म नहीं लूंगा और मैं x की वैल्यू निकालूंगा। अगर मेरी x की वैल्यू 0 से 2 मीटर के बीच में आ रही है, मतलब मेरा अजम्पशन करेक्ट है। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहला केस मैंने A और C के बीच में अज्यूम किया, तो अगर A और C के बीच में dy by dx 0 है तो ये वाला टर्म नहीं आएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, बता दो कितना आ रहा है। टू 2.309 मीटर आ रहा है क्या? 2.309 मीटर आ रहा है क्या? विच इज ग्रेटर देन 2 मीटर। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। ए और सी के बीच में x की वैल्यू जो है वो 2 मीटर से ज्यादा कैसे हो सकती है? ए और सी के बीच में x जो है वो 2 मीटर से कम होना चाहिए ना। आपको 2.3 मिल रहा है
तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब वो पॉइंट कहां होगा जहां मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, वो पॉइंट बी और सी के बीच में होगा। तो अब मैं सेकंड केस क्या रख रहा हूं, सेकंड केस में मैं मान रहा हूं कि स्लोप 0 बी और सी के बीच में है। इस बार आपको ये वाला टर्म भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 5x²। इस ब्रैकेट को ओपन कर दो ना, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5x² माइनस 20 प्लस 20x माइनस 16। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 20x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपको x के दो रूट्स मिलेंगे, लेकिन उसमें से एक पॉजिटिव होगा 7.64, सॉरी एक 7.64 आ रहा है और एक 2.35 आ रहा है। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 30। तो इसके दो रूट आ रहे हैं, एक 7.645 मीटर और एक 2.354 मीटर। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है ना, 7.645 मीटर पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू जो है वो 2.354 मीटर ही रहेगी, है ना। x 7.645 मीटर हो सकता है क्या? भाई पूरी बीम ही 5 मीटर की है, तो x जो है वो 7.64 मीटर तो हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू 2.35 मीटर है। मतलब a से 2.35 मीटर पे स्लोप विल बी 0, यानी डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यस क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो डबल इंटीग्रेशन से इस तरीके का सवाल एग्जाम में आ सकता है ना। हालांकि ये भी थोड़ा सा लंबा है, बट बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है। मतलब इसको अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इसको आप ना 2-3 मिनट में सॉल्व कर दोगे। अभी तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, बट अगर आपकी प्रैक्टिस है ना तो आप 2-3 मिनट में सॉल्व कर दोगे। चलिए, अब आपको मैंने जैसा बोला कि डबल इंटीग्रेशन एंड मैकॉलेज मेथड से एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने नहीं आएंगे कि स्लोप निकालो डिफ्लेक्शन निकालो। ठीक है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करने होते हैं, और एक आध जगह कहीं पे कास्टिग्लियानोस थ्योरम लग जाता है, कहीं मोमेंट एरिया लग जाता है। डबल इंटीग्रेशन एंड मैकॉलेज मेथड आपको कभी लगाना नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ने सारे मेथड्स हैं, आपको प्रैक्टिस सारे मेथड्स पे करनी है, ताकि सारे मेथड्स आपके दिमाग में फिट हो जाएं। जिसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप बना डालोगे। तो मैंने आपको डीपीपी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप डीपीपी के क्वेश्चंस भी कर लेना। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में छप जाएंगे। ओके, तो हमने डबल इंटीग्रेशन एंड मैकॉलेज मेथड देख लिया है। अगला जो मेथड हम पढ़ेंगे दैट इज द मोमेंट एरिया मेथड। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मोमेंट एरिया मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। एक ब्रेक ले लें 1 घंटे का, 6 बजे स्टार्ट करते हैं, 6 बजे स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। अरे मेरे भाई, डीपीपी सॉल्यूशंस को लाइव देखना जरूरी है क्या यार? मतलब क्या तुम लोग भी अजीब से सवाल करते हो। डीपीपी तो 5 बजे से है, हैं? ये क्या है मतलब? गजब ही, मतलब एकदम। भाई डीपीपी के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, वो लाइव जो है वो डेली 5 बजे होते हैं। कल का जो क्वेश्चन था ना, उसकी डीपीपी जो है वो आज लाइव होगी। वो क्वेश्चंस मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके दे दो, वो मैंने 1 हफ्ता पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है। तो यार इतने दिन से क्लास कर रहे हो, थोड़ा तो मतलब पता होगा ना चीजें कैसे काम करती हैं? चलो, तो एक ब्रेक लेते हैं। 6 बजे मिलते हैं, 6 बजे से फिर स्टार्ट करेंगे क्या, मोमेंट एरिया मेथड। ओके। अच्छा, नए ज्वाइन किए हो? ऐसा लग रहा है जैसे आपको पहले भी देखा हुआ है। अच्छा, आदित्य कोई और भी है क्या अपनी क्लास में? अच्छा, तभी मुझे लगा कि ये पुराना स्टूडेंट है, ऐसे कैसे पूछ रहे हैं। ठीक है भाई। हाँ, तो आदित्य शुक्ला जी भी हैं, शुक्ला जी और तिवारी जी, दोनों ब्राह्मण। ठीक है। तो तिवारी जी देखिए, डीपीपी के क्वेश्चंस जो है ना, वो हम प्री रिकॉर्ड करके डालते हैं, लेकिन वो आपको 5 बजे उसका सॉल्यूशन लाइव होता है, वो बाद में आप कभी भी देख सकते हैं। डीपीपी के साथ ऐसा है कि जैसे आज की क्लास की जो डीपीपी है, उसका आपको आंसर की आज मिल जाएगा पीडीएफ में, लेकिन आपको सॉल्यूशन अगले दिन मिलेगा, ताकि आप खुद पहले सॉल्व करके देखें। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो अगले दिन उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। उसी टाइम दे देंगे तो आप कोशिश भी नहीं करोगे और आप सीधे वीडियो सॉल्यूशन देख लोगे। इसी चीज के चलते हम एक दिन बाद वीडियो सॉल्यूशंस रिलीज करते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशंस मैं पहले से रिकॉर्ड करके दे देता हूं। ठीक है, चलिए, क्लियर है? ये क्लैरिटी मिल चुकी है। डीपीपी की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? डीपीपी पीडीएफ में मिलेगी। ओके। आपको ना ऐसे 5-6 टैब्स मिलेंगे, क्लास नोट्स, सॉरी लेक्चर्स, फिर नोट्स, फिर डीपीपी, फिर डीपीपी पीडीएफ और डीपीपी वीडियोस। तो लेक्चर में आपको लेक्चर का वीडियो मिलेगा, नोट्स में आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। डीपीपी में मत जाना, डीपीपी में कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाजू में डीपीपी पीडीएफ रहता है, वहां आपको डीपीपी की पीडीएफ मिलेगी, और उसके बाजू में डीपीपी वीडियो रहता है, वहां आपको डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो डीपीपी पीडीएफ में आपको क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा, सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मिलेगा, और डीपीपी वीडियोस में आपको डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये दोनों टैब आपको देखने हैं, डीपीपी पीडीएफ एंड डीपीपी वीडियो। अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। आपको पहले 3 टैब दिखेंगे, कौन कौन से? लेक्चर, नोट्स एंड डीपीपी। बाद के टैब्स आपको दिखेंगे नहीं, तो उसके लिए स्क्रॉल करना। एक बच्चा 5 महीने 6 महीने तक ये बोल रहा था मेरे को कि मेरे को डीपीपी पीडीएफ नहीं मिलता, मेरे को डीपीपी वीडियो नहीं मिलता है, मेरे ऐप में आता ही नहीं है, मेरे लिए अलग से ऐप बना के भेजे हो, आप लोग मेरे को परेशान कर रहे हो, मेरे साथ ये भेदभाव हो रहा है। भाई मैं उसको समझा समझा के थक गया। फिर मैंने पूरा बाकायदा ऐप का वीडियो बनाया कि भाई स्क्रॉल कर, तब मिलेगा। तब जाके 6 महीने के बाद उसको पहली बार पता चला। अब आप मुझे बताओ कि भाई क्लास भी करा दें, ये सब चीजें भी समझा दें, और क्या क्या करें? इसलिए मैं बोलता हूं एक दिन ना छुट्टी लेना, सुबह बढ़िया नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता वास्ता करके बैठना, और सुबह से लेकर रात तक ना पूरा ऐप खोज डालना, स्क्रॉल स्क्रॉल सब करके, इसमें उसमें घुस घास के सब देख लेना, पूरे एक्सपेरिमेंट करके अपनी ऐप को एकदम आगे से पीछे सब देख डालना। एक बार आपने पूरा ऐप एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या चीज कहां मिलता है। खत्म। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद 6 बजे। 6 बजे नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मोमेंट एरिया मेथड। ओके, बाय बाय, टेक केयर।